साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो क्लास 6 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 पे पहुंचे हैं, उसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है, क्योंकि हम लोग पीछे देखे हैं कि पत्थर से बहुत सारी जानकारी मिली कि पत्थर से किस प्रकार जो है जानवरों की जो है शिकार की जाती थी, खेती की जाती थी। तो अब जो किताब मिले हैं उस समय के और कब्र मिले हैं, उससे हम लोगों की क्या जानकारी होती है, वो चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पूरी देखनी है। लेकिन उससे पहले दोस्त, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी चैनल है, बेशक आपको ज़िंदगी में लाभ ही देगा, नुकसान तो देगा नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी चैप्टर क्या क्या बताती है हमें। प्राचीन समय में जो ग्रंथ हैं, उसमें सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से कुछ ग्रंथ हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं हमारे। ये 3 जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसे जो है वेद त्रयी बोला जाता है। आप इसे याद रखिएगा। वेद त्रयी में बोलेगा कि कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो आप बोलिएगा कि अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। सबसे प्राचीन वेद की बात करिएगा तो उसमें ऋग्वेद है। इसकी रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें लगभग जो है 1028 है आई थिंक से अधिक जो है प्रार्थनाएं हैं, जिसे हम सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया है। ये सूक्त क्या है? देवी देवताओं के गुणगान में या उन्हें प्रशंसा करने के लिए जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उसी को रचा गया है, जिसमें प्रमुख 3 देवियों का जो है, देवताओं का जो है वर्णन मिलता है। इसमें अग्नि है, इंद्र है और सोम है। अग्नि जो है आग का देवता है, इंद्र जो है युद्ध के देवता है, और सोम एक पौधा है जिससे जो है खास प्रकार के पेय पदार्थ मिलता है। जो ऋग्वैदिक काल था उसमें सोम और सूरा जो है 2 प्रमुख जो है पेय पदार्थ होते हैं, जिसमें सोम के बारे में बताया जाता है कि पुरोहित द्वारा जो है उसको मतलब मान्यता थी कि उसे लोग पी सकते हैं। सूरा जो है वर्जित था, लेकिन फिर भी जिस तरह आज मादक पदार्थ लोग पीते हैं, उस टाइम भी सूरा पीते थे। और ये जो सोम पौधा है, मुजवंत नामक चोटी जो हिमालय में थी, वहाँ से मिलती है, ऐसा साक्ष्य मिला है। जिस प्रकार आज के डेट में टीचर लोग क्या करते हैं कि पीपीटी लाते हैं या अपना हैंड रिटन नोट्स दे देते हैं और विद्यार्थी जो है उसे याद करते हैं और एग्जाम देते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है उस समय जो ऋषि मुनि थे वो वैदिक प्रार्थनाओं की जो है रचना करते थे, और जो उनके विद्यार्थी थे, शिष्य थे, उसे याद करते थे, कंठस्थ करते थे। उस समय अधिकांश सूक्तों की जो है रचयिता जो है और सिखाने वाले जो लोग हैं, सीखने वाले जो लोग हैं, उस समय पुरुष ही थे, यानी महिलाओं की ज़्यादा भूमिका उसमें नहीं रही है। महिला भी कुछ एक रचना करी हैं उस समय। देखिएगा 5-6 महिला जो हैं उस समय भी विद्वान थीं। ऐसा नहीं है कि उस समय महिला विद्वान नहीं थी। ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत है, यानी वैदिक संस्कृत है। प्राकृत संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत है, जो आज के जो संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं उससे भिन्न है। ऋग्वेद का जो है उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। जैसे कि अभी हम लोग मंत्र का उच्चारण देखते हैं कि एक खास प्रकार के अंदाज में बोला जाता है, उसी प्रकार ऋग्वेद को उस समय उच्चारण किया जाता था। कई सदी बाद तो उसे लिखने का काम किया गया है, और छापने की बात करिएगा तो ये ज़्यादा दिन नहीं, 200 वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ। संस्कृत और कुछ अन्य भाषा। संस्कृत भाषा जो है भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। भारत में बहुत सारी भाषा हैं, जैसे असमिया हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कश्मीरी, सिंधी। एशिया में भी बहुत सारी भाषा हैं, जैसे फारसी हो गया। यूरोप की भी बहुत सारी भाषा हैं, अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया, यूनानी हो गया, इतालवी हो गया, स्पेनिश हो गया। तो ये सारी बहुत सारी भाषा हैं। तो इन्हीं से जुड़ा हुआ संस्कृत शब्द है। तो भाषा परिवार हम लोग संस्कृत को क्यों बोले हैं, तो आप देखिएगा कि इन शब्दों में एक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे संस्कृत में मातृ है, हिंदी में माँ है और अंग्रेजी में मदर है। तो एक जो है रिदम दिखने को आपको मिलेगा। इसलिए जो है ऐसा बोला गया है कि भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत कैसी भाषा है? तो यूरोप और भारत का जो उस समय का भाषा था, उसकी एक मिश्रित भाषा थी उस टाइम। ये ऋग्वेद है जो एक पांडुलिपि पे देखने को आपको मिल रहा है, जो है भूर्ज वृक्ष के छाल पे लिखा गया है, जो अभी कश्मीर से पाई गई थी। लगभग ये जो है 150 वर्ष पहले जो है कश्मीर से मिली। अभी जो वर्तमान में ये पूरे महाराष्ट्र के
जो है एक पुस्तकालय में अभी भी ये सुरक्षित है। अगर आप उधर कभी जाएं तो देख सकते हैं। अब है कि मवेशी, घोड़े और रथ का उस समय क्या रोल था। तो खास करके उस समय जो अर्थव्यवस्था केंद्रित थी वो पशुपालन भी थी। प्राइमरी चीज़ उस समय पशुपालन था और सेकेंडरी चीज़ जो थी वो कृषि थी। और दूसरी बात कि आप देखिएगा कि उस समय जो आर्य लोग थे ऋग्वैदिक काल में, वो अपने आप को जन बोलते थे और जो गैर आर्य लोग थे उसे दास बोलते थे। तो क्या होता था कि यहीं से जन से ही धीरे धीरे जनपद का कंसेप्ट हुआ था। तो लड़ाई झगड़े और क्षेत्र अधिग्रहण जो है शुरू हो गए थे उस टाइम में। तो ऋग्वेद में क्या है कि घोड़ों का उपयोग जो है लड़ाई में रथ खींचने के लिए किया जाता था। अभी लड़ाई किस लिए की जाती थी, तो ये लड़ाई अक्सर जो है मवेशियों की जीत के लिए किया जाता था और ज़मीन के लिए भी किया जाता था, लेकिन वैसे ज़मीन के लिए जहाँ जो है चारागाह उपलब्ध हो या जहाँ फसल अच्छे से और कम समय में उपजाऊ भूमि हो, वैसे क्षेत्र के लिए किया जाता था। यानी जहाँ पानी का अच्छा स्रोत हो वैसे क्षेत्र के लिए लड़ाई किया जाता था। लड़ाई में जो मान लीजिए कि धन अर्जित किए थे उसमें से कुछ जो है सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा जो है पुरोहितों को भी दिया जाता था और कुछ जो है यज्ञ के लिए दे दिया जाता था। यज्ञ में जो है उस समय घी, अनाज हो गया, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी। अधिकांश युद्ध में जो है पुरुष ही भाग लेते थे। उस समय कोई अस्थाई सेना नहीं थी। सभा जो था वो जो है युद्ध और शांति के विषय पे जो है अपना राय मशवरा करता था और निर्णय लेता था। अपने में से किसी को सरदार चुनता था और अक्सर सरदार वही होता था। आज की भी डेट में देखिएगा कि वही जो है मालिक होता है जो कुशल और बहादुर होता है। तो उस समय जो कुशल और बहादुर योद्धा था उसको वे लोग अपना सरदार चुनते थे। लोगों के बारे में कुछ विशेषताएं हैं, वैसे कुछ शब्द हैं। लोगों का वर्गीकरण उस समय जो है काम, भाषा, परिवार और समुदाय, निवास स्थान और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पे किया जाता था। जैसे कि आज के डेट में जो हम लोग गांव बोलते हैं, उस समय जो ऋग्वैदिक काल में गांव बोला जाता था वो मवेशियों के रहने का जगह होता था गांव। ठीक है, तो उस समय जो है निवास स्थान पे भी जो है उसके आधार पे भी नाम होता था, वर्गीकरण किया जाता था। आज जो है गोत्र, जो हम लोग गोत्र बोलते हैं, उस समय क्या था गोत्र, उस समय मवेशियों के साथ जो लोग रहते थे तो उसे गोत्र बोला जाता था उस स्थान को। आज के डेट में गोत्र जो है एक पहचान हो गया है। पुरोहित को कभी कभी ब्राह्मण भी कहता था क्योंकि ये लोग जो थे यज्ञ और अनुष्ठान का आयोजन किया करते थे। उस समय जो है राजा जो था, राजा के पास ना कोई बड़ी राजधानी थी और ना ही वो महल में रहता था। उसके पास कोई स्थायी सेना भी नहीं थी और ना ही वो कर वसूलते थे। उस समय जो कर था उसे बलि बोला गया है। तो राजा की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही फिर राजा बन जाए, ऐसा नहीं था उस समय। उस समय एक समिति हुआ करती थी और जो वे लोग वहाँ की जो समिति थी, कबीलाई लोग जो थे अपना एक समिति बनाए थे और समिति के लोग जो है अपना राजा का चयन करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो है जनता या पूरे समुदाय को दो शब्द से जो है संबोधित किया जाता था, जन और बीस। पीछे हमने आपको बताया भी है, बीस का आशय जो है वैश्य से निकलता है। आर्य लोग अपने विरोधी को दास या दस्यु कहते थे। अभी मैंने इसका जिक्र भी किया है आप लोगों से। वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में जो, हालांकि आर्यों के आने के बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया है कि आर्य, कुछ लोग बोलते हैं कि मध्य एशिया से आए, कुछ लोग बोलते हैं मंगोलिया साइड से आए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आर्य जो यहीं के थे। तो बहुत सारे लोग अपना अपना अलग अलग मत देते हैं। दास का जो अर्थ होता था वो गुलाम हो गया बाद में, जिसे जो है मालिक जो है अपना संपत्ति ही समझते थे। और क्या है कि मालिक जो भी चाहते थे वो सब जो है दास को करना पड़ता था। अब कुछ कब्र मिली हैं महापाषाण यानी पाषाण क्या पत्थरों की, उसके बारे में बताया गया। जिस समय मान लीजिए कि ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय जो है कुछ जगहों पे महापाषाणिक कब्र बनने की प्रथा विकास हो रहा था। कब्र बनने के लिए जो है बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था जिसे महापाषाण कहा गया है। ये शिलाखंड दफन करने के जगह पे जो है लोगों को अच्छे तरह से, जैसे आज के डेट में क्या है कि मतलब ताबूत बना के लोगों को जैसे कि दफनाया जाता है, उस प्रकार ही उस समय पत्थर का बना के दफनाया जा रहा था। आप देख सकते हैं इसमें एक साक्ष्य मिला कितना अच्छा से ताबूत बनाया गया। और उस समय जो ताबूत बनाया गया है तो उसमें आने जाने का एक रास्ता भी रखा गया जो जिसे हम लोग
पोर्ट होल के नाम से जानते हैं। होता क्या था कि एक जगह पे एक व्यक्ति को दफना दिया गया, फिर उसके सदस्य को जो है उसी पोर्ट होल के रास्ते फिर ले जाकर वहीं पे दफना दिया जाता था, उसी कब्र में दफना दिया जाता था। ऐसे एक प्रथा का विकास हो रहा था वहाँ पे धीरे धीरे। सभी जो है महापसाड़ी कब्रों में कुछ न कुछ समानताएं देखने को मिलती है। कुछ मृतकों के पास देखिएगा कि मतलब खास किस्म के जो है बर्तन में दफनाया गया है, जिसे काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी मृत भांड भी बोला जाता है इसको। काले लाल मृत भांड भी आपको देखने को मिल जाएगा बर्तन के जगह पे। ऐसी मतलब जो है बर्तन वाली जो समानताएं हैं बहुत सारे महापसाड़ी कब्र के पास मिली हुई है। कुछ जो है कब्र है उसके पास जो है औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, घोड़े के कंकाल मिले हैं और पत्थर भी मिले हैं और सोने के गहने भी मिले हैं। उस समय कैसे पता चलता है कि लोगों के पास जो सामाजिक स्थिति थी, हम लोग की इस समय क्या है कि गरीब अमीर मतलब बहुत सारी सामाजिक असमानताएं हमारे समाज में विद्यमान है, तो उस समय के लोगों के बारे में कैसे पता चलता था? तो इसकी जानकारी जो है मरे हुए कब्र में जिस प्रकार का सिचुएशन है उससे भी लगाया जा सकता है, क्योंकि एक जो है ब्रह्मगिरी स्थान है वहाँ पे कब्र मिला। उस कब्र में देखा गया कि 33 मनके के सोने और शंख के साथ उस व्यक्ति को दफनाया गया है, जबकि दूसरे कंकाल के पास जो है मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति को सोने के साथ दफनाया जा रहा है और एक व्यक्ति को मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जा रहा है। इसका तो मतलब साफ साफ यही हुआ कि एक व्यक्ति उस समय भी अमीर था और गरीब था, यानी उस समय भी असमानताएं थी। इससे तो यही अनुमान लगता है हमें। क्या कुछ कब्र जो है खास परिवारों के लिए थी, ऐसा देखना है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मतलब पोर्ट होल के माध्यम से एक एक करके जो है 100 ले जाके दफनाया जाता था। तो उस समय मान लीजिए कि एक जो है महापसाड़ यानी जो है ताबूत से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि एक स्थान पे अधिक व्यक्तियों को दफनाया गया है। यानी स्वाभाविक बात है कि जिस समय काम किया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों को एक साथ एक टाइम पीरियड में नहीं दफनाया गया है, तो मतलब एक ही कब्र पे हो सकता है कि एक परिवार के व्यक्ति को ही दफनाया जाता हो, ऐसे भी परंपरा हो। तो एक ऐसा भी मतलब प्रश्न चिन्ह जो है हमारे पुरातत्वविद उनके दिमाग में लगा हुआ है। एक इमाम गांव है, वहाँ पे एक विशिष्ट प्रकार के कब्र जो है पाया गया है। इमाम गांव जो है भीमा नदी के सहायक जो है घोड़ एक नदी है उसके किनारे है। अब ये भीमा नदी कहाँ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। उस समय की एक कब्र देखा गया है जहाँ पे जो है एक व्यक्ति जो है वयस्क व्यक्ति प्रायः सीधा मतलब लिटा के दफनाया जाता था, जिसमें सिर जो है उत्तर की ओर होता था और जो है घर के अंदर दफनाया जाता था। वहाँ पे एक आदमी का जो है 100 मिला है जो 5 कमरों के मकान वाले आंगन में दफनाया गया है, वो भी जो है एक बड़ा सा संदूक के अंदर दफनाया गया है। ये जो है घर बस्ती के बीचों बीच बसा हुआ है, तो ऐसा मतलब पाया जाता है या मतलब ऐसा सोचा गया होगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति सरदार होगा या कोई बड़ा व्यक्ति होगा, कोई विशिष्ट व्यक्ति होगा, इसीलिए जो है उसको वैसे दफनाया। जो है अनाज का गोदाम भी मिला है। कंकाल के अध्ययन से हमें क्या क्या मालूम चलता है? तो मान लीजिए छोटे कंकाल हैं तो उससे आसानी से पहचाना जा सकता है कि एक बच्चे की कंकाल है। अब अलग बात है कि बच्चे की है कि बच्ची की, छोटे कंकाल में इतना फर्क नहीं होता है। बच्चे यानी कि जो हमारे किड्स होते हैं उनमें लड़का लड़की है, ये उनके अस्थियों में उतना अंतर नहीं पाया जाता है। लेकिन वहीं जो स्त्री पुरुष हैं उसमें जो कंकाल मिला है उसमें एक आधार पे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मान लीजिए कि गहना अगर मिला हो, आभूषण मिला हो, तो जिसके पास मिला होगा वो स्त्री होगी और जिसके पास नहीं मिला होगा वो पुरुष होगी। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये हो जाती है कि उस समय पुरुष भी बहुत सारे जो है जो आभूषण है वो धारण करते थे। तो ऐसे केस में कैसे पता करें कि कौन से पुरुष का है और कौन से स्त्री का है? तो स्त्री का जो है हड्डियों का जो है स्ट्रक्चर उसके आधार पे जो है पहचान किया जाता है। क्योंकि स्त्री जो है महिलाएं जो है बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी जो कूल्हा होता है वो पुरुषों से बड़ा होता है। इस आधार पे पाया जाता है कि जिनका कटी प्रदेश यानी कूल्हा बड़ा है वे जो है स्त्री हैं। इस प्रकार जो है कंकालों का जो है अध्ययन किया जाता है कि कौन पुरुष है और कौन महिला है। आज से लगभग 2000 साल पहले की बात है कि एक चिकित्सक थे चरक। वे जो है चिकित्सा शास्त्र पे एक पुस्तक लिखते हैं, चरक संहिता। वे बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां हड्डियाँ होती हैं। आज तो विज्ञान का ज़माना है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी जो है आगे जा चुका है। आज हमें पता है कि 206
अस्थियाँ हैं हमारे शरीर में। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि चरक उस समय जो है अपने दांत भी गिन लिए होंगे और हड्डियों के जोड़ भी गिन लिए होंगे और कार्टिलेज भी गिन लिए होंगे और सबको गिन के वे जो है 360 बताए होंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था दोस्त। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।